अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट। इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम जो है वो F2 के अंदर जो नई एरिया आता है बेसिकली हाई लो मैथड के अंदर जो स्टेप फिक्स कॉस्ट है और हाई लो मैथड में डिस्काउंट और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स ग्राफ का जो एरिया है वो कंप्लीट करेंगे इस स्पेसिफिक सीरीज़ में, यानी इस स्पेसिफिक चैप्टर में। चैप्टर बेसिकली आपके पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर का है। ऑलरेडी MA1 और MA2 के पेपर के अंदर आप इसको कवर करके आ चुके हैं और उन स्पेसिफिक पेपर के अंदर अच्छा खासा आइडिया हो चुका है आप लोगों को कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर जो है वो किस तरह रिलेट करता है। अच्छा जी, हमारी इस स्पेसिफिक वीडियो का जो मकसद होगा वो बेसिकली यानी हमारा जो मेन मिशन है इस स्पेसिफिक चैप्टर को कवर करने का, उसके अंदर दो चीज़ें हम लोगों ने कवर करनी है। पहला स्पेसिफिक एरिया जो आपके पास अप्लाई होगा वो बेसिकली ये है कि हमने MA1 और MA2 के अंदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर को कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर की एरिया को देखा है, हम उसे एक दफ़ा रिकॉल कर लें हल्का फुल्का और उसके अलावा जो एडिशनल एरियाज़ है उनके ऊपर काम कर लें। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर के चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। स्लाइड्स आप लोगों को जो है वो PDF फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगी, तो जो एरियाज है वो आप लोग एक दफ़ा स्लाइड्स के थ्रू भी रिकॉल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एरिया कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर के चैप्टर के अंदर कॉस्ट क्या होती है। हम पहले भी इस स्पेसिफिक डेफिनेशन को देख के आ चुके हैं। कॉस्ट बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक आइटम को मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी भी स्पेसिफिक आइटम को परचेज करते हैं, दो बातें, या तो आप प्रोड्यूस करेंगे या परचेज करेंगे। किसी स्पेसिफिक आइटम को या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करने के ऊपर या प्रोड्यूस करने के ऊपर जो खर्चा आप करेंगे, जो मॉनेटरी वैल्यू आपकी लगेगी, वो बेसिकली कहलाएगी कॉस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिजनेस अकाउंटिंग कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ पे जब हम बात करेंगे ना मॉनेटरी वैल्यू की, इसका मतलब है ये अमाउंट होगी किसके अंदर, करेंसी के अंदर। जो करेंसी के अंदर अमाउंट आपकी स्पेंड होगी ना, वो बेसिकली क्या कहलाएगी, आपकी कॉस्ट। दैट कंपनी हैज स्पेंड, जो कंपनी ने बेसिकली खर्च किए किसी भी स्पेसिफिक आइटम को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के ऊपर जो हमारी कॉस्ट लगती है, वो बेसिकली ये जो अमाउंट हम खर्च करते हैं वो बेसिकली कहलाती है हमारी कॉस्ट। तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इन अ बिजनेस एंड अकाउंटिंग कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ कंपनी हैज स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग। उसके बाद अगर मैं आगे की तरफ मूव करूं, हमारे पूरे चैप्टर की जो समरी है वो कुछ इस तरह है। हम देखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट को, हम देखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर को, हम देखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन को और कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर को। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट की बात करूंगा, एलिमेंट आप लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, जिसमें मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और एक्सपेंसेस है। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आगे मौजूद है, एक दफ़ा उस पर भी नज़र डालेंगे। उसके बाद जो नेचर है उसमें दो कॉस्ट आ रही है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। तीसरे नंबर पे हमारे पास फंक्शन आता है। फंक्शन के अंदर हमारे पास दो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। और बिहेवियर के अंदर आपको याद होगा चार अलग अलग कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और इसके अलावा स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो इनको डिटेल में देखते हैं कि करके, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए हमें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करें। पहले नंबर पे हमारे पास आ रही है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल बजाते खुद अपने नाम के अंदर ही एक डेफिनेशन है कि असल में मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं या जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर, वो बेसिकली क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट। जैसे आप बेसिकली शर्ट बना रहे हैं उसके लिए आप क्लोथ यूज़ कर रहे हैं, या आप शर्ट बना रहे हैं उसके लिए आप थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, या आप कार बना रहे हैं उसके लिए आप मेटल यूज़ कर रहे हैं, कार के लिए आप जो है वो मेटल के अलावा ग्लास यूज़ कर रहे हैं, मेटल के अलावा आपने मार्केट से इंजन परचेज़ किया, खुद इंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके ऊपर लगने वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो बेसिकली क्या कहलाएगा, मटेरियल कॉस्ट। तो दिस इंक्लूड ऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज फॉर प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ये बात याद रखिएगा, प्रोडक्शन के लिए भी और नॉन प्रोडक्शन के लिए भी जो आप मटेरियल परचेज करेंगे वो मटेरियल कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर ही फॉल करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा लेबर कॉस्ट। दिस इंक्लूड ऑल स्टाफ कॉस्ट रिलेटिंग टू एम्प्लॉय। ये बात याद रखिएगा, जब आप किट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ प्रॉब्लम करेगी। ये बात याद रखिएगा, जब आप बेसिकली अपने एम्प्लॉय की कॉस्ट की बात करते हैं तो वो लेबर के अंदर आता है, लेकिन अगर आपने बेसिकली किसी चीज़ को आउटसोर्स किया हुआ है तो वो जो आउटसोर्सिंग की कॉस्ट होगी, यानी सपोज करते हैं हमने एक रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, या हम बेसिकली कहते हैं कि हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है, एक जो हमारा अपना एम्प्लॉय नहीं है, जो हमने एक स्पेशल टास्क के लिए रखा हुआ है। जैसे अगर मैं पुरानी एक बात रिकॉल करूं तो हम ये कह सकते हैं जो एक्सपेंसेस हमने देखे थे उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसमें रॉयल्टीज़ थी, स्पेशल टूल्स थे और सब कॉन्ट्रैक्टर थे। वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपके एम्प्लॉयज़ में नहीं आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो बेसिकली हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर नहीं आएंगे, तो फिर आप उसकी कॉस्ट को लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ये आगे जाके इंशाल्लाह देख भी लेंगे।
तो मटेरियल जो आइटम्स आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा लेबर की अगर हम बात करें तो लेबर हमारे पास ह्यूमन आउटपुट हो गया, लेबर हमारे पास वो लोग हो गए जो कि काम कर रहे हैं, उनको हम सैलरीज, उनको हम कमीशंस, उनको हम बोनसेस वगैरह पे कर रहे हैं, वो किसके अंदर आएगी, लेबर कॉस्ट के अंदर। एक्सपेंसेस आपको याद होगा जो चीज़ें मटेरियल में और लेबर में नहीं आती वो असल में एक्सपेंसेस कंसिडर होती है, जिसमें आपके पास रेंट हो गया, रेट्स हो गए, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस। मैंने इनकी एग्जाम्पल इस तरह नहीं रखी कि मैंने जो है वो आपके सामने एग्जाम्पल्स रखी हो, बल्कि मैंने केस बाय केस एग्जाम्पल्स की बात की। तो अगर आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया देखते हैं कि आपके पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट में हमने एक कंपनी की एग्जांपल ली। कंपनी हमारे पास कार मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल एक कंपनी है, वो कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रही है, कौन कौन से लेबर यूज़ कर रही है और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, इनको हमने देखना। तो अगर हम इसकी तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास मटेरियल कौन कौन से, लेबर कौन कौन से, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आप लोग वीडियो को पॉज करें, इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के हिसाब से 4 से 5 मटेरियल, 4 से 5 लेबर और 4 से 5 एक्सपेंसेस लिखें, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो को पॉज ज़रूर करिएगा। होपफुली आप लोगों ने इसे पॉज करने के बाद सॉल्व किया, मेरी सोल्यूशन देखें, उसके साथ मैच करने की कोशिश करें। अगर हम मटेरियल के एलिमेंट की बात करते हैं तो स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गई, ग्लास हो गया, स्क्रू एंड बोल्ट्स हो गए, टायर्स हो गए, लुब्रिकेंट हो गया और परचेज कंपोनेंट्स हो गए। ये सारे के सारे मटेरियल्स हैं। अगर मैं इसके बारे में एक और आपको बात बताऊं तो वो बेसिकली ये है कि ये सारे के सारे मटेरियल वो है जो कि टेंजिबल, अगर हम इनकी बात करते हैं ना तो ये सारे के सारे आइटम्स वो हैं जो कि टेंजिबल है, जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्लास के अंदर आते हैं, मटेरियल की क्लास में। और अगर मैं बात करूं वो अमाउंट जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, सही है, वो बेसिकली लेबर के अंदर आएगा, जैसे प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स हो गए, असम्बलर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, मशीन ऑपरेटर्स हो गए, उसके अलावा टेस्ट ड्राइवर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे वो लोग हैं जो असल में हमारी कंपनी के अंदर काम करें और इनको हम सैलरीज देते हैं। इसके अंदर ये वाली बात नहीं है कि एक ब्रिक लेयर है या एक फोरमैन है और एक मैनेजर है, सर आप दोनों को लेबर कैसे कह सकते हैं, दोनों क्योंकि ह्यूमन आउटपुट है तो इसका मतलब है दोनों की कॉस्ट किसके अंदर आएगी, लेबर के अंदर। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे किसकी तरफ, एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस में जो हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं उसमें पहला आइटम जो है वो आपके पास रेंट एक्सपेंस का है, नंबर 2 आपके पास रेट्स हैं। ये दोनों अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ह्यूमन फोर्स से रिलेट कर रहे थे, अगर थोड़ी देर पहले हम बात करते हैं तो ये ह्यूमन फोर्स से रिलेट कर रहे थे, यानी आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल लेता हूँ तो उसमें रेंट आता है, रेट्स आते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लाइट, हीट, पावर और रॉयल्टीज़, ये बेसिकली किसके अंदर आ रहे हैं, एक्सपेंसेस के अंदर। क्योंकि ये सारे के सारे आइटम्स अगर आप देखें तो ये सारे के सारे आइटम्स जो आपके पास हैं ये बेसिकली इनटेंजिबल आइटम्स हैं। तो टेंजिबल जो है वो मटेरियल के अंदर आ गए, इनटेंजिबल जो है वो आ गए एक्सपेंसेस के अंदर, और जो ह्यूमन फोर्स है वो आपके पास आ गई लेबर के अंदर। स्टूडेंट को इसमें से एक दो चीज़ों के बारे में थोड़ा कम आइडिया होता है, या अगर आप भूलें वो रेट्स का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस किसके अंदर आएंगे, रेट्स के अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ रॉयल्टीज़ की तो रॉयल्टीज़ आप लोगों को याद होगा, रिकॉल करें रॉयल्टीज़ क्या थी आपके पास, बिल्कुल ऐसा ही है। रॉयल्टीज़ जो आपके पास थी वो आप बेसिकली आप कमीशन दे रहे थे, आप कमीशन दे रहे थे किसको, इन्वेंटर को, कमीशन पे टू इन्वेंटर। अगर आप कमीशन पे कर रहे हैं इन्वेंटर को तो वो किसके अंदर आएगी, रॉयल्टीज़ के अंदर। तो ये बेसिकली आपके पास केस बन गया किसका, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट का। और आपने 3 अलग अलग क्लासेस को देख लिया, यानी 3 अलग अलग एरियाज, 3 अलग अलग एलिमेंट्स को देख लिया। वो एलिमेंट्स बेसिकली रिलेट कर रहे थे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। अब हम दूसरे केस की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे चेयर मैन्युफैक्चर है। मैं दोबारा आपको यही बात रिकमेंड करूंगा, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और आइडेंटिफाई करें कि आपके पास कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जो कि चेयर मैन्युफैक्चर यूज़ करता है, कौन से लेबर है और कौन से एक्सपेंसेस है। उसके बाद फिर इसकी सोल्यूशन देखें जो मैं आगे की तरफ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। होपफुली आप लोगों ने एरिया जो है वो अपने पास सॉल्व कर लिया होगा, इस केस को आगे की तरफ लेके गए होंगे। बात करते हैं, अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ तो मटेरियल में वुड आ गया, उसके अलावा फोम, नेल्स एंड स्क्रू, फैब्रिक और पेंट, ये सारे के सारे आ गए मटेरियल के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ लेबर की तो फिर दोबारा बात होगी वर्कफोर्स की। इसमें कारपेंटर आ गए जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है, असम्बलर आ गए, मशीन ऑपरेटर आ गए, पेंटर आ गए, सपोर्टिंग स्टाफ आ गए। सर मटेरियल अलग है, लेबर मिलते जुलते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसका मतलब है एक्सपेंसेस हर कंपनी के अंदर एक ही कैटेगरी के होंगे, और वो कौन कौन से, जैसे रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं,
एक्सपेंसेस के अंदर। इसके अंदर एक खास किस्म की बात और भी है, वो ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर हमने तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा एक्सपेंसेस तो कुछ और होते हैं, यानी सैलरीज एक्सपेंसेस को भी हम एक्सपेंसेस ही कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हम देख रहे हैं, मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नज़र में एक्सपेंसेस ही है। मैनेजरियल अकाउंटिंग असल में कॉस्ट को ज़्यादा डिटेल में देखती है, तो उसी एक्सपेंसेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमने मटीरियल अलग कर दिया, हमने लेबर को अलग कर दिया और हम एक्सपेंसेस को अलग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जाके हमारा एरिया वाइंड अप हो गया, जिसको हमने नाम दिया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट का। अब हम मूव करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर की तरफ। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर की बात करता हूँ तो कॉस्ट की 2 अलग अलग नेचर, पहली नेचर जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी नेचर जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। स्टूडेंट के जहनों में एक बड़ा गलत किस्म का परसेप्शन ये बना हुआ होता है कि जब हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उस लैपटॉप के ऊपर जितना भी मटीरियल यूज़ हो रहा है या जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो सारी की सारी कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। और वो कॉस्ट जो उसको बनाने में सपोर्ट कर रही है वो कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट। असल में इसकी मेन डेफिनेशन ये नहीं है। इसकी मेन डेफिनेशन ये कि आप जिस कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हैं, अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स के ध्यान में ये क्वेश्चन रेज होता है कि ट्रेस करने का मतलब क्या है। ट्रेस करने का मतलब ये हुआ कि आप उसकी अमाउंट को, अगर आप उसकी अमाउंट को एक यूनिट के ऊपर क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सकें, आप उसकी अमाउंट को एक यूनिट के ऊपर क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, तो कौन सी कॉस्ट होगी? डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर आप उसकी कॉस्ट को एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएगा। जैसे कि जब आप शर्ट बनाते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक शर्ट को बनाने में कितना फैब्रिक यूज हो रहा है, वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करता हूँ तो हम जिस मशीन के थ्रू शर्ट्स बना रहे हैं उस मशीन में ऑयलिंग हो रही है, कभी थोड़ी देर बाद, कभी थोड़ी देर पहले, तो मतलब ज़्यादा यूनिट्स के बाद या कम यूनिट्स के बाद ऑयलिंग हो रही है उसके ऊपर। तो अब ऑयल की कॉस्ट पर शर्ट के ऊपर कितनी है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वही वाली बात लेके आते हैं, सर फिर तो वही वाली बात हुई ना कि वो यूनिट जो है वो आपने बनाने के लिए जो फैब्रिक है वो डायरेक्टली यूज़ किया, और जो आपके पास जो है आप जो बटन यूज़ कर, सॉरी आप यहाँ पे जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, तो कॉस्ट तो वही बनी। असल में बात इसके अंदर एक और एग्जाम्पल देखें। सपोज करें एक शर्ट बन रही है, एक शर्ट के अंदर बटन यूज़ हो रहे हैं, नॉर्मल बटन, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट के ध्यान में एक क्वेश्चन आता है, यार वाकई में ये बात मानने वाली, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसी है? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक शर्ट में कितने बटन्स लगे हुए, आप यार ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक शर्ट में बटन्स कितने, लेकिन आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक शर्ट में बटन्स की कॉस्ट कितनी है। बटन जब आएंगे आपके पास बैग्स के अंदर आएंगे, काउंट होके तो नहीं आएंगे ना, बटन्स आएंगे आपके पास बैग में आएंगे, 5 पेजी का एक बैग। अब आप ये तो नहीं कि अकाउंटेंट को बिठा देंगे, यार गिनो इसके अंदर बटन्स कितने निकल रहे हैं। आप क्या करेंगे, वो सारी की सारी बटन्स की कॉस्ट को मल्टीपल यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे आपने ओवरहेड में किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉस्ट को जब आप यूनिट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी। मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अगर इस 5 किलो के बैग के अंदर बहुत सारे बटन हैं तो 5 बटन जो मेरी इस शर्ट के ऊपर लगे हुए हैं या 10 बटन जो इस शर्ट के ऊपर है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। जैसे आप एक बर्गर बना रहे हो, उसकी पैटी बना रही, पैटी के अंदर मीट लग रहा है, बीफ यूज़ कर रहे हैं, मटन यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं चिकन, तो वो बेसिकली जो उसकी कॉस्ट होगी वो किसके अंदर आएगी? डायरेक्ट के अंदर, क्योंकि आइडेंटिफाई की जा सकती है। लेकिन उसके अंदर सॉल्ट कितने का है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, तो वो किसके अंदर आएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये बात छोड़ दीजिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखें ट्रेस हो सकता है या नहीं ट्रेस हो सकता है। अब लेबर के बारे में बात करें, एक लेबर डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, हम बताएंगे कि एक लेबर जब एक यूनिट को बनाता है तो उसमें 1 घंटा लगता है, वो जो 1 घंटे की कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट होगी? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन अगर हम बेसिकली बात की जाए एक सुपरवाइजर, अब सुपरवाइजर किसी यूनिट को तो देखता ही नहीं है। हाँ, किसी यूनिट में अगर लेबर फंस जाए तो उसको 10-10, 15-15 मिनट की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मार्केट में गए और 2 शैम्पू की बोतल रखी हुई थी और उन्होंने कहा कि यार ये वाली शैम्पू की बोतल, ये जो बोतल ए है ये सस्ती है क्योंकि इसके ऊपर सुपरवाइजर का टाइम नहीं लगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। और ये बोतल जो है वो महंगी है, इसके ऊपर सुपरवाइजर ने 15 मिनट दी। बंदा तो ये कहेगा मैंने शैम्पू की बोतल परचेज करनी है, क्या फर्क पड़ता है कि उसमें सुपरवाइजर ने कितना टाइम दिया। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली एक यूनिट के ऊपर अप्लाई होती है, सही, उसको ट्रेस भी किया जा सकता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि ट्रेस नहीं हो सकती, जैसे हेल्पिंग स्टाफ की कॉस्ट को एक यूनिट के ऊपर ट्रेस नहीं कर सकते, सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट को एक यूनिट के ऊपर ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन कारपेंटर की कॉस्ट को एक चेयर के ऊपर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। रिकॉल हो गया मेरे ख्याल से अच्छा खासा। अब आइए इसकी 1-2 इलस्ट्रेशंस देखते हैं। अब हमने बात की कि आपके पास टोटल 3 कॉस्ट थी, एक मटेरियल कॉस्ट, एक लेबर कॉस्ट और एक एक्सपेंसेस की कॉस्ट। मटेरियल में 2 मटेरियल आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर में 2 लेबर आ जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
और एक्सपेंसेस में भी दो एक्सपेंसेस ही होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर के अंदर बात करता हूँ किसकी, केक मैन्युफैक्चर की, तो मैं आपको फिर यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो बेसिकली इसको यहाँ पे पॉज करें, इसके अंदर 6 कॉलम्स बनाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और उसके बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि वो कौन कौन सी कॉस्ट है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फॉल करेंगी। फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए, आइडेंटिफाई हो जाएगा, चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। डायरेक्ट मटेरियल में अगर हम बात करते हैं, फ्लावर हो गया, एग्स हो गए, बटर, शुगर, क्रीम, ये सारी मेन कॉस्ट है, ये आएंगी डायरेक्ट मटेरियल में। सॉल्ट हो गया, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते एक केक में कितने का सॉल्ट, यही नहीं है भाई केक के अंदर सॉल्ट नहीं डलता, केक में सॉल्ट यूज़ होता है, लेकिन कितना यूज़ होता है इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है शायद पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन वो पिंच ऑफ सॉल्ट है कितने का, इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आती है। फूड कलर बहुत तेज़ी से चेंज कर देता है, फूड के कलर को फूड कलर बहुत तेज़ी से चेंज कर देता है। आप चंद ड्रॉप्स ऐड करते हैं और अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी का कलर चेंज हो जाता है। अब आपने इसको गैलन्स के अंदर परचेज किया, बॉटल्स के अंदर परचेज किया, तो उसको एक केक, छोटे से केक के ऊपर उसकी कॉस्ट कितनी है आइडेंटिफाई करना मुश्किल, इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। फूड एसेंस हो गए, हल्का सा एसेंस ऐड करें और उसके बाद जो है वो अच्छा खासा जो है इसके अंदर मैक्सिमम चेंज आता है। क्लीनिंग मटीरियल, ये तो बता ही नहीं सकते, जब हम एक जगह पे काम करते हैं, पूरे दिन हमने काम किया, शाम में उस जगह को साफ कर रहे हैं, क्लीन करते हुए जो कॉस्ट लगी, सही है, जो क्लीनिंग मटीरियल की कॉस्ट है, ये तो नहीं बता सकते एक केक के ऊपर इतनी कॉस्ट लग रही है, तो ये कौन सी कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर वो जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है। इनडायरेक्ट मटीरियल वो जो कि बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, उनकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। तो सुपरवाइजर हो गए, सपोर्टिंग स्टाफ हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, सारे के सारे इनडायरेक्ट में चले गए, प्रोडक्ट के ऊपर काम तो नहीं कर रहे। बेकर हो गया, शेफ हो गया, लाइन वर्कर्स हो गए, पैकेजिंग स्टाफ हो गए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम इसे किसके अंदर लेके जाएंगे, बेसिकली डायरेक्ट लेबर के अंदर। रॉयल्टीज, स्पेशल टूल्स, कोई भी स्पेशल टूल अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया, पूरा का पूरा यूज़ हो गया, वो आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट आ जाएगा, लाइट, हीट, पावर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। अब आप याद रखें, यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, सब कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सारे के सारे डायरेक्ट लेबर आ चुके हैं, इसके अलावा कोई और डायरेक्ट लेबर आपके पास, सॉरी, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ चुके हैं, इसके अलावा कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास नहीं होता। आगे चलते हैं, ये हमने बिल्डिंग की एक छोटी सी एग्जांपल ली है। यहाँ पे कंपनी जो है वो बेसिकली बल्क के अंदर चीज़ें मंगवा के और मल्टीपल बिल्डिंग्स बना रही है एक साइड पे, सही है। उसके केस को अगर हम देखें तो सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ब्रिक्स हो गए, पेंट हो गए और फिटिंग्स हो गई, ये सारे के सारे वो आइटम्स हैं जो कि डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने के अंदर यूज़ हो रहे हैं, इनकी कॉस्ट को ट्रेस किया जा सकता है। नेल्स, स्क्रू, लुब्रिकेंट ऑफ मशीन, वाटर, या अगर मल्टीपल बिल्डिंग के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि किस बिल्डिंग के अंदर कितने का यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनडायरेक्ट मटीरियल में आ गया। वो लोग जो डायरेक्टली काम करते हैं, जैसे ब्रिकलेयर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गए, कारपेंटर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट लेबर। और सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, सुपरवाइजर हो गया, साइट मैनेजर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और ऐड कर दूँ, यानी एक बोनस पॉइंट, आर्किटेक्चर की अगर बात करूं, आर्किटेक्चर अगर मेरा एम्प्लॉय नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, कहाँ पे आएगा, याद करें, बिल्कुल ऐसा ही है, वैसे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ कि वो सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बेसिकली आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, अगर वो आर्किटेक्चर जो है, वो आर्किटेक्ट जो है, वो कोई आर्किटेक्चर फर्म है, कोई आर्किटेक्ट है जिसको हम पैसे दे रहे हैं, वो हमारा एम्प्लॉय तो है नहीं, तो हम उसे लेबर के अंदर नहीं लेके जा सकते। बाकी जो है वो एक्सपेंसेस तकरीबन सिमिलर होते हैं, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने देख लिया कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट और कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। उसके बाद अगला एरिया आता है आपके पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन का, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपको पता है, अभी ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को। असल है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जिसमें आपके पास सेलिंग कॉस्ट है, जिसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट सारी की सारी आप देख चुके हैं, मटेरियल कॉस्ट आप देख चुके हैं जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है, और उसके अलावा जो है डायरेक्ट मटेरियल के अलावा डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन आपने ये नहीं देखा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को अभी आपने नहीं देखा। इसके बारे में समझाने के लिए हम स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहते हैं कि यार देखो, कंपनी का काम सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन के साथ साथ आपको बाकी एरियाज़ को भी सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, जैसे आपका सेलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अलग होता है, तो इनके ऊपर जो कॉस्ट लग रही होती है वो कहलाती है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका वैसे एक और नाम भी है, इसको अक्सर जो है वो पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है, इसको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहेंगे, इसको पीरियड कॉस्ट भी कहेंगे।
इसी को आप क्या कहेंगे, पीरियड कॉस्ट। यानी ये एक स्पेसिफिक पीरियड से भी रिलेट करती है, ये प्रोडक्ट से रिलेट कर रही होती है, पीरियड से रिलेट कर रही होती है। खैर यहाँ पे उसकी एग्जांपल लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट असल में है सिर्फ ऑफिस की कॉस्ट। ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट कर रही है, ऑफिस से। इसमें रेंट ऑफ एन ऑफिस हो गया, डायरेक्टर की सैलरीज हो गई, मैनेजर की सैलरीज हो गई, ऑफिस इंश्योरेंस हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गई। सही है, तो ये अगर आप चीज़ें देखें तो ये सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर। अगर आप सेलिंग कॉस्ट की बात करें, सेलिंग का मतलब होता है असल में इसके अंदर कॉस्ट आ रही है बेसिकली मार्केटिंग और सेलिंग। मार्केटिंग के अंदर आपकी सेलिंग स्टाफ के कमीशन हो गए, प्रमोशनल यानी मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, प्रमोशनल यानी कि मार्केटिंग कॉस्ट हो गई। और अगर आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इन करने के लिए फ्री सैंपल्स वगैरह दे रहे हैं तो फ्री सैंपल भी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये कॉस्ट आ गई आपके पास सेलिंग। उसके बाद आ गई डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम यूनिट को बनाते हैं फौरी तौर पे मार्केट के अंदर सेल आउट नहीं करते, पहले स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं, वेयर हाउस के अंदर। तो वेयर हाउस की जितनी भी कॉस्ट हुई, जैसे वेयर हाउस का रेंट हो गया, वेयर हाउस का इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउस का डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारी की सारी कौन सी कॉस्ट होगी, वेयर हाउस कॉस्ट। इसको हम क्या नाम देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आएगी। दूसरे नंबर पे वेयर हाउस के अंदर आपने स्टोर तो कर लिया, अब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केट के अंदर। जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सारी की सारी कॉस्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन की आएगी। जैसे ड्राइवर की सैलरीज हो गई, लॉरीज का फ्यूल हो गया, लॉरीज की रनिंग कॉस्ट हो गई, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर। उसके बाद फिर आपके पास है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपके पास इंटरेस्ट आ गया। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ऐसे होता है इंटरेस्ट ही है, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर हो चाहे वो लोन के ऊपर। जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आप बेयर कर रहे हो उसका दूसरा नाम क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। बिल्कुल आखिर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। R&D कॉस्ट बेसिकली जो अप्लाई होती है वो किसके ऊपर अप्लाई होती है, जब आप नॉर्मली प्रोडक्ट, जब आप नॉर्मली अपनी पुरानी वाली प्रोडक्ट को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, या बेसिकली ये कोशिश करें कि यार आपने नई प्रोडक्ट डेवलप कर दी है, तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लग रही है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है। इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड वगैरह यूज हो रहे हैं, टेस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट है, रिसर्च मटीरियल कॉस्ट है, साइंटिस्ट की सैलरी है, ये सारी की सारी आ जाएंगी किसके साथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर। यहाँ पे जाके आपने कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन को भी कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास 3 एरियाज कंप्लीट हो गए, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन और कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। अब आप कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आप पहले से देख के आ चुके हैं, याद होगी आप लोगों को, प्राइम कॉस्ट सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने देख लिया। उसके बाद आपके पास आ गए फैक्ट्री ओवरहेड। इसको सिर्फ ओवरहेड भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के साथ साथ इसको सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड भी कहते हैं। इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। ये बेसिकली आएगा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। इसके अंदर सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, इनडायरेक्ट लेबर भी आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गया। तो सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट आ गई आपके पास प्राइम कॉस्ट के अंदर, सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। अगर इन दोनों को ऐड कर दे, प्राइम को और फैक्ट्री को, यानी इनडायरेक्ट को भी ऐड कर दें और डायरेक्ट को भी ऐड कर दें, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये बात याद रखिएगा, आपकी जो इन्वेंट्री वैल्यू होती है ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होती है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो होती भी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर है। यहाँ पे कुछ लोगों को शायद याद आ रहा होगा कि सर हमने तो इसके अंदर 2 एरियाज देखे, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करो, दोनों में होती इन्वेंट्री वैल्यू हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर ही है, चाहे वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हो या फुल प्रोडक्शन कॉस्ट हो। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर में जाके इंशाल्लाह बात भी करेंगे। कुछ लोगों ने अगर पहले थोड़ा सा एरिया याद नहीं आ रहा तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगी। लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए यूज प्रोडक्शन कॉस्ट ही होती, टोटल कॉस्ट नहीं होती। उसके बाद फिर टोटल कॉस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ गई, साथ में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, और बिल्कुल आखिर में कॉन्ट्रीब्यूशन। याद होगा आपको, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स में से अगर सारी की सारी वेरिएबल, अब मैंने यहाँ पे ऑल लिखा है, यहाँ पे मैंने ऑल प्रोडक्शन या ऑल नॉन प्रोडक्शन नहीं लिखा, ऑल वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी की सारी आप क्या कर दें, माइनस कर दें। सेल में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी तो आंसर किसका आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन का। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी आप लोगों ने अगर अलग से इसको कॉपी करना हो तो कॉपी भी कर सकते हैं, इसको हार्ड फॉर्म में यूज़ करना हो तो इसकी PDF अवेलेबल होगी। उसके बाद फिर आपके पास आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की, तो 4 बिहेवियर थे। पहले नंबर पे वेरिएबल कॉस्ट, दूसरे नंबर पे फिक्स कॉस्ट, तीसरे नंबर पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट और चौथे नंबर पे स्टेप फिक्स कॉस्ट। क्या होती है आइए एक एक करके देखते हैं। वैसे नाम से पता लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट जो कि वैरी करेगी, चेंज होगी, फिक्स कॉस्ट जो कि एक जगह पे स्टक रहेगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ वेरिएबल होगी, आधी वेरिएबल होगी, बाकी क्या होगी फिक्स,
और स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होगी वो भी इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे। लेकिन यार वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, लेकिन वेरी किसके साथ करती है? टाइम पीरियड के साथ। दुनिया में कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जो कि फिक्स हो, सारी कॉस्ट वेरी कर रही होती है। अगर उस बिहाफ के ऊपर देखा जाए भाई देखिए ना, इस साल जो रेंटल देंगे आप अगले साल ज़्यादा रेंटल देंगे, इस साल जितने का मटेरियल खरीदेंगे अगले साल महंगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से महंगाई तो हो रही है ना, यानी इन्फ्लेशन आ रही है, तो इसका मतलब हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे फिर तो कोई भी कॉस्ट फिक्स तो हो ही नहीं। यहाँ पे वेरिएबल इस तरह नहीं देखा जाता, वेरिएबल इस तरीके से देखा जाता है जब आप ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। अगर आप यूनिट ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आप यूनिट्स कम बना रहे हैं और कॉस्ट कम लग रही है तो ये कौन सी कॉस्ट है? ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ जाती है, यूनिट्स के कम होने से कम हो जाती है, इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है। सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट में होगा क्या? कॉस्ट दैट वेरीज इन टोटल विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। वो कॉस्ट जो टोटल में चेंज होती है लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से, लेकिन पर यूनिट हमेशा क्या होती है? सेम। वो कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे डायरेक्ट मटेरियल में फैब्रिक हो गया, वुड हो गया, लेदर। अगर मैं इसको एक दफ़ा हल्का फुल्का रिकॉल करवाऊँ, देखिए यार आप वुड यूज़ कर रहे हैं, एक चेयर में 4000 का वुड यूज़ कर रहे हैं, 2 चेयर बनाएंगे 8000, 3 चेयर्स बनाएंगे 12,000, 4 चेयर्स बनाएंगे 16,000। अब यार 16,000 की कॉस्ट आ रही है कितनी चेयर्स के ऊपर? 4 चेयर्स के ऊपर, तो पर चेयर तो वही है ना 4000। इसका मतलब है इसका कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या होता है? सेम, लेकिन ये टोटल में क्या होती रहती है? चेंज। इसी तरह कारपेंटर एक चेयर बनाएगा, अगर 4,000 रुपये 2,000 रुपये दे रहा हूँ तो 2 के ऊपर कितने दूंगा? 4,000, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट वही 2,000 ही होगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। इमोजी बनाने का जो बेसिकली मकसद है वो अल्टीमेटली यही है कि ये वो कॉस्ट है जो असल में टेंशन क्रिएट नहीं करती। यूनिट की डिमांड होगी, यूनिट बनाओगे कॉस्ट लगेगी, डिमांड नहीं होगी, यूनिट्स नहीं बनेंगे, कॉस्ट नहीं लगेगी। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं होता, चाहे यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो या ना हो, आपने रेंटल की अमाउंट बेयर करनी है। तो टेंशन जो होती है वो असल में फिक्स कॉस्ट की होती है। ये इसी तरह कह रहे हैं कि हम एक बंदा अगर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसको टेंशन किसकी होगी? गाड़ी के फ्यूल की, घर के रेंट की? अक्सर लोगों का आंसर यही होता है, सर घर के रेंट की। गाड़ी का फ्यूल तो किसी तरीके से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी उसे सेव किया जा सकता है, लेकिन क्या रेंटल को आप कम करेंगे? कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्राइसिस के वक्त में वो असल में फिक्स कॉस्ट की होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट की नहीं होती। ये एक छोटा सा डेटा बना हुआ है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। इन सब के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी है? इन सब के ऊपर जो हमारी कॉस्ट है वो है 100,000, 200,000, 300,000 और 400,000। अगर पर यूनिट की कॉस्ट की बात करूँ तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी? सेम। तो आपको याद होगा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का है। ये जो ग्राफ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये किसका है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर सेकंड ग्राफ की बात की जाए तो ये सेकंड ग्राफ हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। तो पहला हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और दूसरा आपने देख लिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। उसके बाद फिर नेक्स्ट एरिया। अब वो आपसे ये भी एग्जामिन कर सकता है कि यार कौन कौन सा ग्राफ है, आपने आइडेंटिफाई करना होगा ये ग्राफ किससे रिलेट कर। अगला ग्राफ आपके पास किसका आएगा? फिक्स कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात करूँ तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? वो कॉस्ट जो रहती है फिक्स इन टोटल विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी लेवल के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होती, सही है, बट चेंजेस पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट चेंज होती रहती है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट चेंज होते हैं तो वो कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाता है। ये क्या कहलाती है? फिक्स कॉस्ट। इसमें आपकी बात आ गया रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो ये वो कॉस्ट होती है जो असल में टेंस करती है, यानी असल में ये वो कॉस्ट होती है जो असल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही उस वक्त पे भी हमें ये कॉस्ट बेयर करनी। अगर हम इसका बेसिकली एरिया देखें तो फिक्स कॉस्ट एक रेंट है जो 400,000 का आपने बेयर करना है, चाहे आप 5,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, 10,000 मैन्युफैक्चर करें, 15,000 हो या 20,000। लेकिन एक बात मानने वाली है कि कॉस्ट पर यूनिट क्या होता रहता है? कम होता रहता है। एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, कॉस्ट पर यूनिट क्या होता रहता है? कम होता रहता है। लेकिन क्या इवन रेट से? इवन रेट से नहीं। देखिए स्टार्टिंग में जो है वो 40 का डिक्लाइन आ रहा है, उसके बाद अगर आप देखा जाए तो 13.3 का डिक्लाइन आ रहा है, उसके बाद अगर आप देखें तो 6.67 का डिक्लाइन आ रहा है। यानी स्टार्टिंग में डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है, फिर एकदम से डिक्लाइन कम होना शुरू हो जाता है, यानी डिक्लाइनिंग रेट के साथ कम होती है। यानी एक्टिविटी का और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का इन्वर्स रिलेशन है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती रहेगी जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। इस ग्राफ की अगर बात की जाए तो ये ग्राफ जो आपके पास आ रहा है ये बेसिकली रिलेट करेगा किससे? टोटल फिक्स कॉस्ट से। और अगर मैं दूसरे वाले ग्राफ की बात करता हूं तो दूसरा ग्राफ रिलेट करेगा
फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। सही नहीं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, अक्सर ग्राफ आएंगे, आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर वेरिएबल का एलिमेंट भी होगा और वेरिएबल के साथ साथ फिक्स का एलिमेंट भी होगा। अ कॉस्ट व्हिच हैज बोथ एलिमेंट फिक्स एंड वेरिएबल इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर आपके पास एग्जांपल के तौर पे गैस का बिल, जिसका एक फिक्स चार्ज भी होता है, साथ में वेरिएबल चार्ज भी होता है। उसके बाद कार रनिंग कॉस्ट, इसके अंदर जो है वो गाड़ी का इंश्योरेंस भी हो गया और गाड़ी का फ्यूल भी हो गया। तो गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो फिक्स कॉस्ट हो गया और कार का जो फ्यूल है वो वेरिएबल के अंदर आ गया। दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये बन गई आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टेलीफोन का बिल, इसमें एक लाइन रेंट होता है, एक कॉल के चार्जेस होते हैं, कॉल ज्यादा करेंगे ज्यादा चार्जेस लगेंगे, तो कॉल के जो चार्जेस होगा वो होगा किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, और ये वाला एरिया जो लाइन रेंट हो गया ये किसके अंदर आ गया, फिक्स कॉस्ट के अंदर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, वेरिएबल का भी और साथ में फिक्स का भी। अब वो कितना एलिमेंट है वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया आपके सामने, हमने यहाँ पे रखी अपने लेबर की वेज, और जो वेज है हमारे पास वो लेबर की है तकरीबन कोई 300 पर वीक, 300 पर वीक, और साथ में हम उसको दे रहे हैं बोनस, और बोनस जो हमारे पास है वो है 0.5 पर यूनिट। अब सुनिएगा, अगर बेसिकली हमने पहले दिन 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए तो 1000 के ऊपर 0.3 के हिसाब से बोनस कितना लगेगा, बोनस लगेगा अराउंड तकरीबन कोई 300 का, 500 का, अराउंड तकरीबन कोई 500 का, और 300 का आपका क्या है वेज, दोनों मिला के कितनी अमाउंट बन रही है 800। अगर 2000 यूनिट बनाएंगे तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये हो गया 1000 प्लस 300, ये 1300 हो गया। इसी तरह 3000 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट आ रही है 1800, और 4000 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है 2300। अगर मैं इसका पर यूनिट कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं इसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करता हूं, तो पहले वाली कॉस्ट आ रही है 0.8, दूसरी वाली कॉस्ट आ रही है 0.65, तीसरी वाली कॉस्ट आ रही है 0.6, और चौथी वाली कॉस्ट आ रही है 0.57। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट की तरह पर यूनिट भी चेंज हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट की तरह टोटल लाइन भी चेंज, यानी टोटल अमाउंट भी चेंज होती जा रही है। देखिए 800, 1300, 1800 और 2800, टोटल कॉस्ट के अंदर भी चेंज आ रहा है और कॉस्ट पर यूनिट के अंदर भी चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये आपके पास कौन सी कॉस्ट रही, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से बनेगा, क्योंकि नीचे जो एरिया होगा वो किसका होगा, फिक्स का, और ऊपर जो एरिया होगा वो किसका होगा, वेरिएबल का। और वेरिएबल कॉस्ट, और ये अगर मैं बात करूं तो ये टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट टोटल में, और ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये बेसिकली इस तरह मूव कर रहा है। यहाँ पे जाके चीज़ें क्लियर है, आगे की तरह मूव करते हैं। इसके बाद जो अगली कॉस्ट हमारे पास आती है वो बेसिकली है स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है, अ कॉस्ट दैट फिक्स फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक कॉस्ट ऐसी जो कि सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या हो, फिक्स, और उसके बाद जो है उसके अंदर चेंज आ जाए, ये कौन सी कॉस्ट होगी, स्टेप फिक्स कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पे एक सुपरवाइजर 10 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, कॉम्प्लेक्स काम है थोड़ा सा, वैसे आप कहेंगे सर ऐसे ही मतलब बहुत ही कम लोग हैं, कॉम्प्लेक्स किस्म का काम है तो कंटिन्यूसली नजर रखनी है, तो एक सुपरवाइजर 10 लोगों को देखेगा। तो अगर 10 से ज्यादा इंप्लॉय हो तो फिर लाजमी तौर पे 2 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे, और अगर सर 20 से ज्यादा हो तो 3 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे। 1 से लेकर 10 तक आपके सुपरवाइजर कितने होंगे, 1, और अगर 11 से लेकर 20 तक सुपरवाइजर कितने होंगे, 2। इसी तरह एक जगह पे 30 रेफ्रिजरेटर को स्टोर करने की कैपेसिटी है, अगर 30 से ज्यादा होंगे तो स्टोर का रेंट बढ़ जाएगा। वैसे रेंट फिक्स कॉस्ट भी थी एक स्पेसिफिक रेंज तक, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली इस तरह इंक्रीज हो रही है एक रेंज के बाद, तो वो क्या बन जाएगी, स्टेप फिक्स कॉस्ट। उसके बाद फिर आपके पास अगला आ गया सुपरवाइजर की सैलरी, या भी बात हो चुकी है। ऑयल के रिप्लेसमेंट, 3000 किलोमीटर के बाद आपने ऑयल चेंज करवाना है, अगर आपकी कार 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक रन हुई है तो एक दफा ऑयल की रिप्लेसमेंट होगी, वरना 2 दफा होगी। तो एक सर्टेन लेवल तक कॉस्ट क्या होती है, सेम, उसके बाद एकदम से क्या हो जाती है, स्टेप अप। ये क्या कहलाती है, बेसिकली आपके पास स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट में दोनों मसले आते हैं ना, कि फिक्स कॉस्ट भी है, साथ में एक सर्टेन लेवल के बाद और बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट में ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बेनिफिट मिलता नहीं है। ये असल में दोनों जो नेगेटिव है वो असल में पॉजिटिव नहीं बनेंगे, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। उसके बाद स्टेप फिक्स कॉस्ट, 1 से लेकर 20,000 यूनिट तक एक नंबर ऑफ स्टोर है, फिर उसके बाद 2, 3 और 4 अलग अलग रेंज बनाई हुई है हमने 20,000 यूनिट्स की। तो ये आ गई आपके पास स्टेप फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट आ रही है 1 लाख, एक स्टोर है, उसके बाद कॉस्ट हो गई 2 लाख, 2 स्टोर हो गए, उसके बाद 3 लाख,
जब आपके पास जो है वो बेसिकली 3 स्टोर होंगे, उसके बाद 4 लाख जब आपके पास 4 स्टोर बनेंगे। ये अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा ग्राफ टोटल स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। तो ये वाला एरिया अपनी जगह पे वाइंड अप हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हमारे पास आ रहा है वो बेसिकली रिलेट करेगा किससे, कॉम्प्लेक्स ग्राफ से। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स ग्राफ की तो ये थोड़ा सा नया एरिया MA2 से रिलेट नहीं कर रहा, PPP के अंदर है, कैप्लान के अंदर नहीं है, स्टूडेंट के पास क्वेश्चन भी नहीं आया। कॉम्प्लेक्स ग्राफ इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स अगर आपको याद, बिल्कुल ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी पहले आप कवर करके आ चुके हैं। आपने 4 अलग अलग सेंटर्स देखे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में। जो पहला सेंटर आपके पास था वो था कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के जो मैनेजर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, कॉस्ट के लिए। उसके अलावा रेवेन्यू सेंटर के मैनेजर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के लिए। प्रॉफिट सेंटर मैनेजर प्रॉफिट के लिए, और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर जो है वो प्रॉफिट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है वो ऊपर लिखी हुई। अ फंक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट, एक फंक्शन या डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि हेड कर रहा है एक स्पेसिफिक मैनेजर, और मैनेजर उस एरिया के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, मैनेजर उस जगह की परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला एरिया किसके अंदर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही। इसके अंदर 4 सेंटर थे आपके पास। पहले नंबर पे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट। लोग समझते हैं सिर्फ एरिया, नहीं, फंक्शन, लोकेशन, एक्टिविटी ऑफ आइटम यानी इक्विपमेंट वगैरह, उसके लिए एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजर उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस एरिया के ऊपर लगने वाली कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो मैनेजर क्या कहलाएगा, कॉस्ट सेंटर मैनेजर। और अगर मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट, उस एरिया की कॉस्ट के लिए, यानी कोई अगर मैनेजर हो जो एक स्पेसिफिक एरिया की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो कहलाता है कॉस्ट सेंटर मैनेजर। नंबर 2 आपके पास आ रहे हैं कॉस्ट सेंटर की 2 अलग अलग टाइप। एक टाइप जो कि बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर से रिलेट कर रही है, और दूसरी टाइप जो कि सर्विस कॉस्ट सेंटर से रिलेट कर रही है। एग्जाम्पल्स अगर आप लोग अपने सामने देखें तो एग्जाम्पल्स हमें फील होती है कि वो सेंटर जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहां पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कहलाएंगे प्रोडक्शन सेंटर। और वो सेंटर जहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ आप सर्विसेज दे रहे हैं अपने प्रोडक्शन सेंटर को, लाइक कि आपके पास कैंटीन हो गई, लाइक कि आपका स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, लाइक कि आपका रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, लाइक आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन सेंटर में नहीं आएंगे बल्कि सर्विस सेंटर में आएंगे। सर्विस सेंटर होता तो प्रोडक्शन सेंटर के पास है, लेकिन इसका काम प्रोडक्शन करना नहीं होता बल्कि बाकी सेंटर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जाके हमने कॉस्ट सेंटर देख लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में प्रॉफिट सेंटर और जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ हमने कवर नहीं किए वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।